तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम में जो जो लिमिटेशंस थे, एक्चुअली उसका लॉजिक दिया गया। ये नहीं समझना है कि हमको फिर दूसरे रूप में वो दिखने लगा, ऐसा कोई बात नहीं था। जैसे बोला गया कि why the electrons are moving around the nucleus, although we know that according to the electromagnetic theory which was given by Maxwell, moving electron must radiate energy. Therefore, due to the loss of energy, its velocity will decrease, and hence it must be collapsed. यानी इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर कोई मूव कर रहा है तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। वो जो हाँ, वो एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गए? वेव एक्चुअली क्या है? व्हाट इज वेव? वेव इज एनर्जी। यदि आप बच्चों को वेव हमेशा दिमाग में आता होगा ऐसे ऐसे, तो वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है हमारा। वेव इज व्हाट? एनर्जी। एनर्जी ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यही इसका कहने का पीछे है कि आप और आगे के क्लास में या मॉडर्न फिजिक्स में पढ़िएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह, कि कैसे हम लोग उसका जब स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं तो वो जो वेव यानी एनर्जी जो लॉस होता है तो किस तरह से रेडिएट करता है उसको हम लोग देखते हैं। समझ गए? एक टॉपिक पढ़ोगे आप लोग, पढ़िएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनालिसिस। थोड़ा बहुत हम इस टॉपिक में भी हल्का टच देते चलेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वही हो गया कि वो जो आप एनर्जी बोल रहे हैं एक्चुअली रेडिएशन, वो क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गए? जो बोलते हैं ना कि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी, तो किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। आप देखिएगा वेव प्रोबेबिलिटी भी एक पढ़ना होता है, अभी बोर्ड का लिमिटेशन में हम बताएंगे ये बात। ठीक है, लगभग समझे क्या बोलना चाहे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे बोलना चाह रहे हैं? हेलो समीर। हाँ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी, जिस कारण से हम यहाँ कहेंगे कि धीरे धीरे उसका मूवमेंट स्लो डाउन होना चाहिए, और जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हावी रहेगा वो हावी नहीं हो पाएगा, और फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे हावी हो जाना चाहिए और वो न्यूक्लियस की ओर कोलैप्स कर जाता है। तो हाँ, कोलैप्स कर जाता। ये बात रदरफोर्ड सिर्फ क्या बोले? दे आर रिवॉल्विंग। दे आर रिवॉल्विंग यानी स्टेबिलिटी है उसमें, स्टेशनरी नहीं है, स्टेबिलिटी है, ये रदरफोर्ड ने बताया, लेकिन हाउ ये नहीं बताया। तो नील्स बोर के द्वारा बताया ये गया, नील्स बोर ये बताए कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक, विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर। ये बात आप समझिए, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर। जैसे ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट। उन्होंने ये भी बताया कि एक तय रास्ता है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने का एक तय रास्ता है, और उस तय रास्ते को हम लोग क्या बोले? ऑर्बिट बोले, या एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ये न्यूक्लियस कहला गया, ये ऑर्बिट कहला गया, या इसको एनर्जी लेवल बोले। ठीक है, एनर्जी लेवल। ओके,
और इस ऑर्बिट का नेमिंग कर दिया गया के एल एम एन ओ पी, इस तरह से एंड सो ऑन, या आप इसको 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। ओके, अब ये एनर्जी लेवल जो था वो इस तरह से था, के इज लेस देन एल, इज लेस देन एम, इज लेस देन एन, इस तरह से, यानी सबसे कम एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के निकट वाले का, उसके बाद ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ये सब बोर्ड के द्वारा बताया गया। ठीक, वो जो बात था रदरफोर्ड का कि उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ठीक है, तो जो उसका क्रॉस किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन के द्वारा, लॉजिक दिया गया कि नहीं, ये रिवॉल्व तो करते ही रहते हैं, ठीक है, रिवॉल्व तो करते ही रहते हैं विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर। जैसे एक एग्जांपल लेने के लिए मैं राउंड ऑफ डेटा लूंगा, ठीक है, राउंड ऑफ डेटा लूंगा, अदरवाइज इन सबका जो एनर्जी लेवल होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक, लेकिन अभी फिलहाल मैं जूल में लूंगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके, हाँ, और जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो मैं बता देता हूं कि एक्चुअली एक टर्म आता है, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल V, हाँ, V इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस पोटेंशियल, ओके, वोल्टेज जिसको कहते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, एक आप यदि थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट किया जाता है, मैं हल्का बता देता हूं आपको। जैसे मान लिया कि एक टंकी में पानी है, ठीक, एक और टंकी में पानी है, ठीक, बीच में हम क्या किए, पाइप लगा दिए, हाँ, वेरी गुड, तो बीच में पाइप, हाँ, बीच में मैंने पाइप लगा दिया, तो कैसे हम चाहें कि इधर का पानी उधर जाए, तो क्या करेंगे, इधर पानी, हाँ, तो इधर पानी ज्यादा कर देंगे। सेम वही बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ हाँ, गुड, तो वही बात होता है, चार्ज को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट किया जाता है, ओके, इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आपका सॉकेट लगा रहता है तो उसमें दो टर्मिनल बना रहता है, तो एक 220 वोल्ट रहता है और एक 0 रहता है ना, अगर ये डिफरेंस रहेगा तो ही चार्ज फ्लो होगा, एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो समझ गए, तो अभी हल्का आप ध्यान दीजिए कि दिस पोटेंशियल इज व्हाट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी, क्यू वी, वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी, और वर्क का एनर्जी, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, जूल होता है। इस चार्ज के जगह पे हम यहाँ क्या लिख देते हैं, E मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये V, तो समझ ही गए पोटेंशियल, तो समझ में आया ना, ये जूल जो हुआ, अगर 1 कूलम इलेक्ट्रॉन पे यदि चार्ज हो और 1 वोल्ट हो तो 1 जूल। तो इन सब का जो एनर्जी लेवल का जो डेटा दिया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए राउंड ऑफ डेटा लूंगा जो कि जूल में लूंगा, ओके। तो बात समझना कि स्टेबिलिटी की बात बोर्ड में भी है कि ठीक है वो रिवॉल्व करता है और डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर रिवॉल्व करता है। जैसे मान लिया कि के में जो इलेक्ट्रॉन है, लेट इट बी 2 जूल, 2 जूल लेकर रिवॉल्व कर रहा है, और इस समय ना तो ये लॉस कर रहा है और ना गेन कर रहा है, neither it is losing and nor it is gaining, बात समझिए। तो तो अब यहां पर है क्या, इसके साथ एक स्पेशलिटी कि अब L में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है
मान लिया ये 5 जूल लेकर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, 5 जूल लेकर रिवॉल्व कर, तो ये आप नहीं समझिएगा कि अगर मैं इसको 1 जूल दे दूंगा एनर्जी, किसको, के वाले को, ऐसा नहीं कि ये नया रास्ता ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो तभी फ्रीज हो गया, बैक वगैरह वो सब से नहीं हो रहा था। किया क्या, मैंने टॉगल स्विच यूज किया, स्टॉप वीडियो, स्टार्ट वीडियो, समझना, उसी बात को मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि आप 1 जूल ऑफ एनर्जी दे दीजिएगा तो ये नया रास्ता तय कर लेगा, ऐसा नहीं है कि ये गेन कर लिया। मैंने क्या कहा, ना तो ये गेन कर रहा है और ना ये लूज कर रहा है। अगर ये गेन या लूज करेगा तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्वांटम, एक सर्टेन पैकेट ऑफ एनर्जी लेगा, ठीक है। जैसे आप यहां समझिए कि जब जब इसको पूरा का पूरा 3 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगा तभी जाके ये एल में रिवॉल्व करेगा, समझ गए। यानी अगर वो एल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, तो वो 5 जूल से ही रोटेट करते जा रहा है, ना ही वो 4 होगा और ना ही 6 होगा, ठीक। हाँ, अगर ये लूज करेगा तो पूरा का पूरा कितना लूज करेगा, एल वाला अगर ये लूज किया तो कितना लूज करेगा, 3 जूल एनर्जी लूज करेगा, तब वो जाके किस पे रेडिएट करेगा, रिवॉल्व करेगा, के पे, ठीक है। हाँ, तब वो दूसरे, और वो एनर्जी किस रूप में आएगा हम लोग को, वेव के रूप में, ठीक है। वो जो एनर्जी एटम से निकलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनालिसिस, ठीक है, कि जब वो इससे इसमें आएगा तो क्या होगा, वो रेडिएशन उससे क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी रहना चाहता है मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, ये बात आप समझिए। कोई भी पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि या तो एनर्जी लूज करे या रेडिएट करे। रेडिएट इसलिए कहा जा रहा है कि आपको दिमाग में आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, रेडिएट करे। सिंस इट कैन डू सो ओनली इन अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट, ये तभी एनर्जी लूज हो सकता है या गेन हो सकता है, ठीक है, कब, इन अ फिक्स्ड अमाउंट, जिसको हम लोग क्या बोले, क्वांटम, ओके। द एनर्जी टू बी रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स लेस देन अ क्वांटम, और द एनर्जी स्टेट इन विच अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। यानी सारे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में, उस समय जो एनर्जी वो लेकर रिवॉल्व करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, समझ गए। यानी अगर एम का मान लिए 8 जूल, तो 8 जूल से यदि वो एल में एम से यदि वो एल में आया, क्या बोल रहे हैं ये एल एम यहाँ है 8 और एल का है 5, मानकर चले सपोज, और ये है 2, तो यदि एम से ये इसमें आता है तो कितना जूल ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा, 3, ठीक। क्यों, क्योंकि एल में रहने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 5 जूल सपोज है, ठीक। बीच की कोई परिस्थितियां संभव नहीं, समझ गए। अगर वो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है उस समय वो एनर्जी न लॉस कर रहा है न गेन कर रहा है, ठीक। और अगर करता है तो एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा या लॉस करेगा
जिसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वांटम। ओके, हो गया। फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोले कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, जिसको हम लोगों ने नाम दिया ऑर्बिट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ये सर्कुलर ऑर्बिट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल, या सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल, ठीक। और ये जो ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है, इन सबको हम लोगों ने नाम दिया KLMN एंड सो ऑन। ओके, एंड द फिफ्थ इज कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, नहीं फिफ्थ नहीं, फोर्थ इज अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो दे आर नॉट इन पोजीशन टू आइदर लूज और गेन एनर्जी, ठीक है, आइदर लूज और गेन, यहां लिख देते हैं नॉट इन पोजीशन। नोट्स में सारा बात डिटेल्स में लिखा रहेगा, अभी सिर्फ की टर्म के रूप में लिख रहे हैं। ओके, ये था। एक और पॉइंट दे सकते हो कि इसका जो एनर्जी लेवल का ऑर्डर है, दैट इज K इज लेस देन L इज लेस देन M इज लेस देन N। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। ओके, सबको क्लियर है? और एक्सप्लेनेशन उन्होंने कैसे किया? हाँ, तो एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए उन्होंने यही कहा कि हर एक एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेकर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और यदि वो मान लिया M से L की ओर आएगा, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, वो लूज कर देगा, ठीक है। और उस प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कह देते हैं क्वांटम। लेकिन ये डेफिनेट है कि जब वो जैसे KLMN, तो N से M में आएगा तो रिलीज करेगा, M से L में आएगा तो रिलीज करेगा, एंड सो ऑन। Okay, these were the explanation given by the board for the stability of an atom. अब आइए जरा इनका भी लिमिटेशन जान लो। इनका लिमिटेशन ये हो गया कि इन्होंने मॉलिक्यूल्स वगैरह का स्टेप वगैरह कुछ नहीं बताया, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम के द्वारा जो मॉलिक्यूल बनता है उसके स्टेप के बारे में कोई जानकारी नहीं इन्होंने नहीं दी। और सेकंड ये है कि ठीक है, इन्होंने सर्कुलर पाथ पे बता दिया कि ये घूमता है, ऑर्बिट है KLMN, लेकिन आज के स्टडी में ऐसा प्रूव हो गया है कि पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फॉलोड एग्जैक्टली, ये सिर्फ प्रोबेबल नेचर। ओके, ये जैसा बताया गया कि ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी आज हम ये जान रहे हैं। तो बोर्ड का भी जो इतना तरीका था ऑर्बिट वगैरह के बताने का, वो भी सही नहीं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, एटॉमिक नंबर सिंबल इज इंडिकेटेड बाय Z, ये तो ठीक है। एक्चुअली मोस्ले इन 1913, ओके, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि रदरफोर्ड ने जो बताया कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, ओके, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। और जितना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में नेगेटिव चार्ज है, उतना ही न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर द ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक। लेकिन मोस्ले ने ये बता दिया
कितना पॉजिटिव, कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उन्होंने एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिटरमाइन कर दिया, ठीक। और जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था इन द न्यूक्लियस, उसी को उन्होंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर, ओके। तो जब उन्होंने ये बता दिया कि एटॉमिक नंबर इज व्हाट, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। और उससे पहले हम लोग को ये पता ही था कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इससे ये हो गया तय कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो मतलब कितना साइंटिस्ट लोग दुविधा में थे, उनको सब कुछ लग रहा था कि है, लेकिन सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं देने के कारण लॉ मॉडिफाई होते गए। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्यों भाई का मोस्ले ने ये डिटरमाइन कर लिया। न्यूक्लियस ने कहा था कि ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, और ये नहीं कि कितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो डिटरमाइन नहीं किए थे, उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। हाँ, ये बोला था कि जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है उतना ही कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन का है, और ओवरऑल वो न्यूट्रल हो जाता है, जो कि बहुत हद तक थॉमसन से मैच किया रदरफोर्ड का बात। थॉमसन बोल दिए थे कि स्टेबल है इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने कहा है कि मूविंग, नहीं स्टेशनरी, स्टेशनरी बोलना ज्यादा वर्ड होगा अच्छा, उन्होंने स्टेशनरी कहा। स्टेबिलिटी तो वर्ड यूज किया जाता है कि वो रिवॉल्व कर रहा है, उसमें ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, इस आधार पर बोला है, याद रखिएगा ये तो वर्ड। ग्राउंड स्टेज, जो एनर्जी लेवल में अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर वो चलता है, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेज, ओके। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इतना तय हो गया। और अब ये भी तय हो गया कि चूंकि बोला गया कि ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, इसका मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? जब हमको ये पता चल ही गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना है, क्योंकि मोस्ले ने ये बताया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया। और रदरफोर्ड के द्वारा ये बता ही दिया गया था कि ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, इट मीन्स जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये है ना बात? बात समझ रहे हो ना? बोलो, क्लास में हो? हाँ हाँ, ये सब समझ में आ रहा है। प्रोटॉन का वजन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। तो हम लोग को जो भार दिख रहा था, क्योंकि उस समय दो ही फंडामेंटल पार्टिकल थे, तो हम लोग समझे कि जो भार है वो प्रोटॉन का ही भार है। तो रदरफोर्ड को ये बात लगा कि चलिए हाइड्रोजन तो ठीक ठाक, कि हाइड्रोजन में तो हमको वही वजन दिख रहा है जो प्रोटॉन का वजन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, जो आज हम जान रहे हैं। देखो रदरफोर्ड को इतना तक पता था, बात ये समझना कि हाइड्रोजन में मेरा तो ठीक हो रहा है, लेकिन जब हम हीलियम में जाते हैं, हीलियम में जाते हैं तो क्या होता है इसका 4-2, जो आज जान रहे हैं उससे थोड़ा सा क्रॉस चेक तो करेंगे ही। तो हीलियम में जब जाते हैं हम, तो ठीक है बहुत हुआ, यहां पर मान लिया क्या है कि उनको लगा कि ये डबल मास क्यों दिखा रहा है, ठीक है, कि जब हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसमें आखिर कितना है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लिया, हीलियम में नहीं ये पता चलेगा हम लोग को, हाइड्रोजन हुआ फॉर एग्जांपल इन द 2 protons the nucleus and there are 2 electrons in the mass of helium must be twice the mass
ऑफ द प्रोटॉन। हाँ, ये देखो, ये 2 है, 2 है, तो इसका हमको वजन जो आना चाहिए डबल ऑफ इसका आना चाहिए, आना चाहिए ना भाई। ये क्या लिखा रहता है, ये आपका ये मास नंबर होता है ना, ये मास नंबर होता है। एंड दिस इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से इंडिकेट करते हैं और मास नंबर को A से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो हमको मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, क्योंकि चार्ज दिख रहा होगा 2, लेकिन जब तौलने जाते हैं तो डबल वजन नहीं आ रहा है प्रोटॉन का। कितना आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ, ये बात समझ में आ रहा है ना कि जब, ठीक है, मोस्ले ने तो डिटरमाइन कर ही दिया था कि न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उनको 2 पता हो गया। चलो मोस्ले ही बताया कि चलो भाई 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब 2 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का वजन भी हम लोग को मालूम है, तो डबल मास में हीलियम का आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा था? 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तब रदरफोर्ड को भी समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी न्यूक्लियस में जो मास आ रहा है समथिंग मोर, और वो मोर को कौन बताया? चैडविक। क्या? हाँ, जेम्स चैडविक। उन्होंने बताया कि एक और फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो रहा था। हाँ,